नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके की क्लास नंबर 24 है ये। मतलब यहाँ पर आपको टेस्ट और क्लास दोनों चीज़ें मिल रही है राजस्थान जीके की। एनसीईआरटी और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उनमें से ये चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं और पीडीएफ आपको इसकी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ही वहाँ पर निःशुल्क ही अवेलेबल हो जाएगी। साथियों, ये राजस्थान जीके की जो क्लास है रीट पात्रता परीक्षा 2022, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो मुख्य पेपर है 2022 और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, इन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथियों, पता होगा कि डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। यहाँ पर 100 टेस्ट और 100 क्लास से आपको राजस्थान जीके की कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों में से मतलब टोटल निचोड़ आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिल रहा है, तो इसका लाभ जरूर लेवें। एक एक प्रश्न को देखते हुए व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके साथियों, पहला प्रश्न है बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ी से, तारागढ़ पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, मैंने आपको बता रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका सही नहीं होता है मेन एग्जाम में। दूसरी चीज़, आपके जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसकी जो मतलब किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा वो मुख्य पेपर करवाया जाएगा, तो कर्मचारी बोर्ड आयोग के द्वारा साथियों वो पेपर करवाया जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, कल ही यहाँ पर इसकी सूचना भी आ चुकी है, आदेश भी आ चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा करवाई जाती है उसका लेवल आप यूँ मान सकते हो बहुत ही बेहतर होता है। बेहतरीन तरीक़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है उसमें भी आप ये मान के चलिए साथियों कि डीपली प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और माइनस मार्किंग भी यहाँ पर इसमें होती है। ठीक है, सेकंड पेपर में आपके माइनस मार्किंग रहेगी। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो, साइंस मैथ्स हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे सोशोलॉजी हो या लेवल 1 से हो, आप लेवल 1 में यहाँ पर आपको देखो लेवल 2 में साइकोलॉजी के भी 40 प्रश्न मिलेंगे सभी सब्जेक्ट में, लेवल फर्स्ट में भी साइकोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे, हिंदी के प्रश्न मिलेंगे, आपको टीचिंग मेथड के प्रश्न यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेंगे दोनों लेवल में। तो आप निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कीजिएगा साथियों। बाकी हमारा साथ आपको निरंतर मिलता रहेगा एग्जाम तक। तो यहाँ बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है साथियों आपके खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी निकलती है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, लेकिन उससे पहले मैंने नोट लगा के यहाँ लिख रखा है कि जो खमनोर की पहाड़ी है यह भोराट पठार की पहाड़ी है। कौन सी? खमनोर की पहाड़ी भोराट पठार पर ही स्थित है साथियों। भोराट पठार के अंतर्गत ये पहाड़ी आती है। इसको भी विशेष तौर पे आपको याद रखना। ये डीपली चीज़ें हैं, आपको ये तथ्य आपको एनसीईआरटी आरबीएससी में डायरेक्टली मिल जाएंगे, लेकिन अन्य किताबों में बहुत ही कम चांसेज है कि ये चीज़ें आपको मिल पाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 2 है साथियों, बनास नदी अंततः किस नदी में मिल जाती है? लूनी नदी में, चंबल नदी में, माही नदी में और काली सिंध नदी में। तो देखो, हमने नदियों के बारे में पहले पढ़ रखा था, उसका ये मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। देखो, बनास नदी की अगर हम बात करें तो ये जो राजस्थान है, राजस्थान में आपको ये पता होना चाहिए कि बनास नदी किधर बहती है। अब अगर हम देखें, बनास नदी लास्ट में मिलती है चंबल नदी से और चंबल नदी लास्ट में मिल जाती है यूपी में किससे? यहाँ पर यमुना नदी से मिल जाती है साथियों। मतलब चंबल में बनास आकर के गिरती है और ये चंबल किस में चली जाती है? यमुना में चली जाती है यूपी में। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प चंबल नदी वाला जो है यही आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूँ ये जो बनास नदी है ये चंबल नदी में कहाँ पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बनास नदी मिलती है चंबल में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर। क्लियर है सभी के ये चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। साथियों, जीके की रेगुलर क्लासेज नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ एग्जाम मेरे चल रहे थे जो पूरे हो चुके हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ रेगुलर क्लासें भी देखने को मिलेगी सभी चीज़ों की, चाहे जीके हो, साइकोलॉजी हो, टीचिंग मेथड हो, हिंदी हो, कोई सभी ये चीज़ें हो साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके,
बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मासी, ढूंढ और मोरेल, ये सभी नदियों के नाम हैं। ये जो नदियां हैं ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल की, लूनी की, बनास की और इनमें से कोई नहीं। तो वापस इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर जो ये नदियों के नाम लिख रखे हैं साथियों, बेड़च, कोटारी, खारी, मैनाल, बांडी, मासी, ढूंढ और मोरेल, ये जो सभी नदियां हैं ये बनास नदी की सहायक नदियां हैं। और बनास किस में गिरती है? चंबल में। चंबल किस में गिरती है? यमुना में गिरती है साथियों। ये भी आपको सारी चीज़ें मतलब एक एक फैक्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ आपका थर्ड विकल्प सही है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इनकी PDF भी आप ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर, तीसरे में तीसरा विकल्प सही है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके चौथा प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। तो देखो यहाँ पर जिला पूछा गया है डायरेक्टली। भाई उद्गम स्थल जिले में भी कोई स्थान होगा वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर फिर जिले ही विकल्प में दिए गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्थान तो आपको याद है, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि भाई वो कौन से जिले में है, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। साथियों, बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है। और जयपुर जिले में ये कहाँ पर पड़ता है? जयपुर के विराटनगर से निकलकर चंबल नदी में मिलती है। कौन सी? बाणगंगा नदी भी कहाँ किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। बनास नदी भी किस में मिलती है? चंबल में मिलती है साथियों। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? जयपुर जिला। जयपुर जिले में कौन सा स्थान है? विराटनगर है। तो आपके पहला विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो आपके पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, पार्वती और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की, लूनी की, बनास की और माही की। साथियों, दो नदियां दे रखी है, एक तो पार्वती नदी और एक काली सिंध नदी। ये जो नदियां हैं दोनों, ये किस में सहायक नदी मतलब जिस नदी में जाकर ये मिल जाती है ये उसकी सहायक नदियां कहलाएगी। तो साथियों, पार्वती और काली सिंध जो नदी है ये दोनों ही चंबल नदी की सहायक नदी है। मतलब चंबल में देखो आप कितनी ज़्यादा नदियाँ आकर के मिल रही है साथियों। पहली चीज़ तो छोटी छोटी नदियाँ होती है वो किसी नदी में आकर मिलती है, और वो नदी भी कहाँ पर आकर मिल जाती है? चंबल में आकर मिल जाती है। तो ये चीज़ें चंबल नदी से विशेष तौर पे आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए एक फैक्ट हम यहाँ पर चंबल नदी के बारे में और अन्य नदियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं। विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। लेकिन उससे पहले हम जान लें, ये दोनों नदियां MP के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कौन सी दोनों नदियां? एक तो पार्वती नदी और जो काली सिंध नदी है जो किस में मिल रही है? चंबल में मिल रही है। और इन जो पार्वती नदी है और जो काली सिंध नदी है उनका जो उद्गम स्थल है ये राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? MP में। MP में कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत से काली सिंध और पार्वती नदी का उद्गम होता है। इसको भी विशेष तौर पे याद रखना। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत MP। पार्वती और काली सिंध किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल की। विकल्प 1 सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल है तारागढ़ पर्वत अजमेर, नाग पहाड़ अजमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, अगर हम देखें लूनी नदी का उद्गम स्थल मतलब जहाँ से लूनी नदी शुरू होती है, आरंभ होती है, तो इसका उद्गम स्थल है आपके नाग पहाड़ अजमेर से, जिसको स्नेक हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। स्नेक हिल्स भी इसको कहा जाता है साथियों। जैसे एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमाने के लिए वो नाग पहाड़ की जगह स्नेक हिल्स भी आपको दे सकता है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है, और विकल्प में दे दिया स्नेक हिल्स। आप कहोगे कि यार ये कौन सी जगह है, या हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। नाग पहाड़ को ही स्नेक हिल्स कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है साथियों। तो लूनी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। ठीक है, स्नेक हिल्स आपको विशेष तौर पे याद रखना है। 6ठे प्रश्न में दूसरा विकल्प आपके सही है, लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले यह नोट पढ़ लेते हैं। क्या है आपके नोट? यह कच्छ के रन में मिलती है एवं बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा है और इसके आगे खारा है, अतः इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। किस नदी को? लूनी नदी की यहाँ पर बात की जा रही है। जो लूनी नदी है उद्गम स्थल नाग पहाड़ अजमेर से है, और कहाँ पर जाकर मिलती है? ये कच्छ के रन में।
साथियों जो बालोतरा नामक स्थान है जो बाड़मेर जिले में पड़ता है, ये लूनी नदी बालोतरा नामक स्थान तक तो इसका जल कैसा है, मीठा है, लेकिन जैसे ही इसके आगे ये प्रवाहित होती है तो इसका पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसलिए इसको आधी काली आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आधी जगह पे पानी मीठा है और आधी जगह पे पानी खारा है। विकल्प सेकंड छठे प्रश्न में आपके सही है दूसरा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। मैं प्रश्न के साथ में नोट इसलिए लिखता हूं ताकि आप उस चीज़ से जुड़ सके, आपको वो चीज़ स्थायी रूप से याद हो सके, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा। राजस्थान जीके है, पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं हुआ तो फिर कुछ मतलब नहीं आया साथियों, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे और फिर वहाँ पर आपको याद होना आवश्यक है। तो चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है आपके, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई एवं बांडी ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? साबरमती की, माही नदी की, चंबल नदी की और लूनी नदी की। तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों के नाम लिखे हैं, जैसे जोजड़ी नदी है, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, बांडी। नाम भी थोड़े अजीब अजीब से आपको लग रहे होंगे कि ये क्या है, बांडी, जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी। इस प्रकार ये जो नाम आते हैं साथियों, तो ये आपको जल्दी याद हो सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अटपटी लगती है तो हमें वो चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है। साथियों ये जो जितनी भी नदियाँ यहाँ पर दे रखी है, ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी? लूनी की सहायक नदियाँ हैं ये। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, बांडी किसकी सहायक है? लूनी की। तो 8वां प्रश्न देखते हैं। आपके 8वां प्रश्न है, माही नदी प्रमुख रूप से राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है। पहली चीज़ तो है, माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है, दक्षिणी भाग इधर वाला, ठीक है साथियों। इसकी अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है? 2 जिलों में है। कौन कौन से वो जिले हैं? एक तो है आपके डूंगरपुर और एक है आपके बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों में माही नदी बहती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? एमपी का अमझोर नामक स्थान पूछा जा सकता है। राजस्थान में बहुत सारी नदियाँ ऐसी है जो बह तो राजस्थान में रही है या और आगे भी जा रही है, लेकिन उसका उद्गम स्थल एमपी से है, क्योंकि राजस्थान एमपी टच में है बिल्कुल। एमपी का अमझोर नामक स्थान है माही नदी का उद्गम स्थल, और राजस्थान में ये मात्र 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर जिले में और बांसवाड़ा जिले में। 8वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, 2 जिलों में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 9। साथियों 9वां प्रश्न है, माही व उसकी सहायक नदियां सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, गलियाकोट डूंगरपुर में और जूना महल डूंगरपुर में। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था कि माही नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, और हमने उसका आंसर देखा था 2, एक तो डूंगरपुर जिले में और एक बांसवाड़ा जिले में। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में ये बहती ही नहीं है, तो ये तो विकल्प ही गलत हो गया, ठीक है। अब जो एक और प्रश्न आपको इससे बन जाता है कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोम और जाखम, ये दोनों सहायक नदियाँ किसकी है? माही नदी की। एक प्रश्न ये बन जाता है कि त्रिवेणी संगम राजस्थान के बेणेश्वर डूंगरपुर में होता है, उसमें कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? तो माही, सोम और जाखम का संगम होता है साथियों। कहाँ पर? बेणेश्वर नामक स्थान पर, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ नोट मैंने लिख रखा है। जो बेणेश्वर नामक स्थान है जहाँ पर इन तीनों नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम का। साथियों इस बेणेश्वर नामक स्थान कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर। यह आदिवासियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, और माही नदी पर बांसवाड़ा के पास माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है। नाम बांध का क्या है? माही बजाज सागर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यह माही नदी पर ही स्थित है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है साथियों। इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी इस त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, आदिवासियों का कुंभ। विकल्प 1 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। तो 10वां प्रश्न, आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी आरबीएससी से है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए। अगर बुक में कोई त्रुटि है, आप उसको पकड़ लेते हो, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता कर जाइएगा साथियों।
10वां प्रश्न है साबरमती का उद्गम स्थल किस जिले में है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। तो साबरमती जो नदी है मुख्य रूप से यह गुजरात में बहती है साथियों, लेकिन इसका उद्गम राजस्थान में होता है। राजस्थान के कौन से ज़िले में होता है? राजस्थान के उदयपुर ज़िले में साबरमती नदी जो है इसका उद्गम स्थल है। चौथा विकल्प सही है, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी और लेते हैं साबरमती नदी के बारे में। उदयपुर की जो पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से साबरमती का जो नदी है इसका उद्गम होता है। राजस्थान में यह नदी मात्र 44 किलोमीटर बहती है एवं गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है। मुख्य रूप से ये गुजरात में ज़्यादा बहती है। राजस्थान में कितने किलोमीटर है ये नदी? 44 किलोमीटर। और कहाँ से उसका उद्गम स्थल है? उदयपुर की पश्चिमी पहाड़ियों से। क्लियर है सभी के? ये भी यहाँ चौथा विकल्प उदयपुर वाला सही रहेगा 10वें पृष्ठ में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है घग्गर, कांतली, साबी और कांकनी ये नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं, अंतः प्रवाह है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी। और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प गलत हो जाता है। राजस्थान में कुछ नदियां इधर जाती है, कुछ नदियां इधर जाती है। तो एक तरफ आपके अरब सागर है और एक तरफ आपके बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इधर अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है नदियाँ। लेकिन जो घग्गर नदी है, कांतली नदी है, साबी नदी है, कांकनी नदी है साथियों, ये नदियाँ न तो बंगाल की खाड़ी में जाती है ना ही अरब सागर में, बल्कि ये अंतः प्रवाह वाली नदियाँ हैं। अंतः प्रवाह मतलब राजस्थान में इनका उद्गम होता है, राजस्थान में ये बहती है और रेगिस्तान में ये नीचे ज़मीन के नीचे कहीं पर लुप्त हो जाती है। तो इसको ही अंतः प्रवाह वाली नदियाँ कहते हैं। ये चारों ही नदियाँ कैसी है? अंतः प्रवाह वाली नदियाँ हैं। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है, ढेबर झील है, राजसमंद झील है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प वापस हटा देते हैं साथियों। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर हम बात करें तो यह राजसमंद झील नहीं है, बल्कि यह जयसमंद झील है और इसको डेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील का अन्य नाम क्या है? डेबर झील। तो आप इसको डेबर झील कह दो या जयसमंद झील कह दो, बात एक ही है। यह राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए साथियों, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। यूँ मानिए 100 टेस्ट और 100 क्लासों में से आपके अगर 50 प्रश्न 3rd ग्रेड मुख्य पेपर में या 2nd ग्रेड में या 1st ग्रेड में आते हैं, तो यहाँ से 50 में से 40 प्रश्न तो है आप यूँ मान सकते हो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पेपर है वो NCERT RBSC की किताबों पर आधारित होता है। डायरेक्टली वहाँ से प्रश्न उठाते हैं और हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़कर भी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखते हैं साथियों। वर्तमान राजस्थान का निर्माण कितने चरणों में पूरा हुआ? 5 चरणों में, 8 चरणों में, 6 चरणों में और 7 चरणों में। तो देखो वर्तमान राजस्थान जो है इसका निर्माण साथियों कितने चरणों में पूरा किया गया था? 7 चरणों में। जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वो 7 चरणों में हुआ है। 7 चरणों में राजस्थान का निर्माण हुआ है। चौथा विकल्प 13वें प्रश्न में सही है। एकीकरण वाला टॉपिक हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसको निश्चित रूप से आपको पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल सही तथ्यात्मक तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 14। राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से कितने जिलों व संभागों में बांटा गया है? 7 व 33, 7 व 32, 32 व 7, 33 व 7। तो थोड़ा प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। देखो प्रश्न सीधा सा आपसे पूछा जा रहा है, याद भी सभी को होगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है इस तरीके से मैंने आपको ये प्रश्न आपके लिए बनाया है। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कितने जिले और संभाग है? 33 जिले और 7 संभाग है। तो यहाँ पर पहले विकल्प को तुरंत सही कर दिया कि 7 और 33। लेकिन जिस क्रम में आपको प्रश्न पूछा गया है उत्तर भी उसी क्रम में देना होता है। जिलों की संख्या 33 है, 7 नहीं है, तो 33 और संभागों की संख्या 7 है। तो फिर चौथा विकल्प सही रहेगा। वो क्या करता है, पहला विकल्प ऐसा रख देता है जिसमें डायरेक्टली हम एग्जाम में थोड़े दबाव में तो रहते ही हैं और अरे ये
तो बिल्कुल सीधा प्रश्न 7 और 33 याद है ये तो, और बाहर निकलते ही या गोला भरा तो एक और यार ये तो गलत हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। इसलिए ऐसे प्रश्न आपके लिए अभी से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। चौथा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 पर। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो नदी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की है वह है बनास नदी, बाणगंगा नदी, पार्वती नदी और माही नदी। साथियों देखो, एक तो होती है अरब सागर वाली नदियाँ और एक होती है बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ और एक होती है अंतः प्रवाह वाली नदियाँ। जो नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है वो अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली कहलाती है। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ कहलाती है। और जो नदियाँ राजस्थान में ही कहीं लुप्त हो जाती है साथियों, रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर, वो अंतः प्रवाह वाली नदियाँ होती है। अब यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर कौन सा है, अरब सागर। तो यहाँ पर इधर वाली नदियाँ लगभग अरब सागर में जाकर मिलती है। तो माही, बाणगंगा, पार्वती और बनास, यहाँ पर अगर हम देखें साथियों तो माही नदी किधर है, आपके दक्षिण में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। अब माही नदी इधर बहती है तो ये इधर अरब सागर में जाकर मिलती है। बाकी बनास, बाणगंगा और पार्वती इधर है तो ये कहाँ जाती है, ये जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो यहाँ आपके चौथा विकल्प 15वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक जगह जरूर करिएगा, क्योंकि मेहनत की जा रही है आपके लिए, सब कुछ किया जा रहा है और आप 1 मिनट भी नहीं निकाल पाते हो हमारे लिए। तो ये बड़ा मुझे दुख होता है। चलो खैर कोई बात नहीं, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। अभी पिछली रीट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट लेवल में यहाँ पर फाइनल जो मेरिट निकली है उसमें बहुत सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा भी लगा है, कई सारे लोगों ने मेरे पास मैसेज भी किया है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, रेगुलर क्लासें ली थी, रेगुलर आपसे जुड़े थे। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल वहीं पर रह गए जहाँ सिलेक्शन होने वाला था, तो उनके लिए खैर दुख तो है, लेकिन एक बार वापस कोशिश कीजिए, आपके सामने बैक टू बैक मौका है कुछ साबित करने का साथियों। तो पढ़ाई पे जुड़ कर रहिए पढ़ाई से, और आगे आने वाली भर्ती में सिलेक्शन निकालना ही है, आप ये सोचिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न, मरुस्थल का कल्पवृक्ष कहा जाता है सागवान को, तेंदू को, खेंजड़ी को और इनमें से सभी को। तो साथियों मरुस्थल का कल्पवृक्ष तेंदू का जो एक पत्ता, तेंदू एक पेड़ है साथियों, तेंदू के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। इसको मरुस्थल का कल्पवृक्ष नहीं कहते हैं। तो ये दूसरा गलत है, तो चौथा भी गलत है, पहला या तीसरा, सागवान या खेंजड़ी। तो जो मरुस्थल का कल्पवृक्ष है साथियों वो क्या है, खेंजड़ी है, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी क्या है, खेंजड़ी है, जिसको मरुस्थल का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न देखते हैं, दुधारू पशुओं के लिए अत्यधिक उपयोगी घास कौन सी है, सेवण घास, धामन घास, दोनों और कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपने सेवण घास का नाम सुना होगा, लेकिन धामन घास बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज याद रखिएगा साथियों, जहाँ पर बात की जाती है दुधारू पशुओं के लिए, तो मतलब जो वह पशु जो दूध देते हैं, ठीक है, उनके लिए जो सबसे उपयोगी घास है साथियों सेवण नहीं है बल्कि धामन घास है। धामन घास का प्रयोग दुधारू पशुओं के लिए किया जाता है और सभी पशु सेवण घास का यहाँ पर सेवन करते हैं, सेवण घास। तो देखो धामन दुधारू पशुओं के लिए है और सभी पशुओं के लिए सेवण घास है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि धामन क्या है, धामन एक घास है, किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो दुधारू पशु है उनके लिए धामन घास उपयोग में लेते हैं और इससे उनकी दूध देने की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है दुधारू पशुओं के लिए धामन घास। दूसरा विकल्प 17वें प्रश्न में सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पे याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो 18वां प्रश्न देखते हैं, जंगल की ज्वाला किसको कहा जाता है, बांस के वनों को, धोक के वनों को, खेर के वनों को और पलाश के वनों को। तो देखो जंगल की ज्वाला किसको कहेंगे साथियों, बांस, धोक, खेर या पलाश। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है पलाश के जो वन होते हैं,
पलाश के वनों को ही जंगल की ज्वाला कहा जाता है। पलाश जो पेड़ है साथियों, इसमें विशेष ऋतु में इसके जो पुष्प होते हैं, इसके जो फूल होते हैं वो बिल्कुल लाल टाइप होते हैं, थोड़े बिल्कुल भी लाल नहीं लेकिन थोड़े लाल टाइप होते हैं, लाल लाल इनके फूल होते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो। अतः इनके ये जो वन है पलाश के वन, इनको ही जंगल की ज्वाला कहते हैं। चौथा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो 19वां प्रश्न है आपके, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में, पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तरी राजस्थान में। साथियों, मिश्रित पर्णपाती वन के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पूर्वी मैदान आपके ये रहा पूर्वी मैदान, ठीक है, इधर पूर्वी मैदान है। पश्चिमी रेगिस्तान आपके इधर है, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र ये आपके रहा साथियों, और उत्तरी राजस्थान ये रहा। तो किधर मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र साथियों, इसमें मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आपके तीसरा विकल्प सही है 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। तो 20वां प्रश्न है आपके, मृदा व उसके विनाश को देखते हुए मृदा अपर्दन को कहा जाता है? काली मृत्यु, विषैली मृत्यु, रेंगती मृत्यु और इनमें से कोई नहीं। देखो, मृदा अपर्दन कई कारणों से होता है। अत्यधिक बाढ़ की वजह से भी मृदा अपर्दन हो जाता है। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसकी वजह से भी मृदा अपर्दन होता है। पेड़ पौधों की कटाई की वजह से भी मृदा अपर्दन होता है। साथियों, मृदा अपर्दन के कारण मृदा का यूँ मान लीजिए उसकी जो क्षमता होती है, जिसमें फसल उगाने की क्षमता, वो नष्ट हो जाती है। अतः इसको मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। तीसरा विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। देखिए, ये 24वां टेस्ट है, मतलब 24वीं क्लास है राजस्थान जीके की। इसके पहले के जो 23 टेस्ट है, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो लास्ट में प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी, जिसमें आप टच करके क्लिक करके इन 23 क्लासों और टेस्टों को देख सकते हैं। 20 ही प्रश्न लेकर आया था, व्याख्यात्मक प्रश्न थे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इतने छोटे छोटे वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है साथियों, क्योंकि इसमें ही आपको बहुत ही अच्छी शानदार शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ थर्ड विकल्प 20वें प्रश्न में सही है। यह वीडियो आज का पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक और प्रश्नों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।